अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं और उस धरने में दीगर सियासी जमातों के कायदीन और उनके कारकुनान भी शामिल होंगे। यही नहीं कि मौलाना साहब के साथ धरने में सिर्फ सियासी जमातें शामिल होंगी, बल्कि मुल्क भर से कुछ मजहबी जमातें भी इस धरने का हिस्सा बनने जा रही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि पीडीएम के सरबराह भी हैं और एक सियासत भी खेली जा रही है। वो सियासत क्या है? एक तरफ मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो वफाकी काबीना के मेंबर्स हैं, जो हमारे वफाकी वज़रा हैं, वो मौलाना साहब पे ये ज़ोर डाल रहे हैं कि मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना है उसकी जगह चेंज कर दें और डी चौक में आ जाएं। अब हमारे ट्विटर पे कुछ दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि मौलाना साहब अलग हैं और हमारी जो हुकूमत में बैठे वज़रा हैं या हमारी हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो अलग हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो और मौलाना साहब सब एक हैं, बस स्ट्रेटजी डिफरेंट है उनकी। लेकिन ये स्ट्रेटजी मिल के बनाई गई है और मिल के ही चला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस के ख़िलाफ़। यही वजह है कि पहले तो मौलाना साहब को वफाकी वज़रा कहते रहे, जिनमें वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, के मौलाना साहब अपने धरने की जगह चेंज कर दें। अब ये फ़ाइनल डिसीजन तकरीबन हो चुका है और मौलाना साहब को वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया कि ठीक है मौलाना साहब, आपने हमारी तसल्ली करवा दी है, तो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ही धरना दे दें। मौलाना साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देने की असल वजह क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने की दो वजूहात हैं। इस वक्त मौलाना साहब को ही धरने के लिए क्यों चुना गया है? इसकी वजह यह है कि मौलाना साहब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं और ना ही उनके पास कोई अवामी ओहदा है। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर लाउड स्पीकर में लंबी लंबी तकारीर करते हैं और फरते जज्बात में इन तीन मखसूस जजेस को कुछ ज़्यादा ही कह जाते हैं, तो ये जो मखसूस तीन जजेस हैं ये मौलाना फजलुर रहमान का क्या कर लेंगे? मौलाना फजलुर रहमान तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, ना ही उनके पास कोई अवामी ओहदा है, तो इन पर कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकता। मौलाना फजलुर रहमान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये असल वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस धरने के लिए चुना गया है। मौलाना फजलुर रहमान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने की दूसरी बड़ी वजह एक खामोश पैगाम देना भी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को दिया जा रहा है। इस खामोश पैगाम का एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड क्या है? मेरी राय के मुताबिक वो बैकग्राउंड ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने GHQ और लाहौर के कोर कमांडर के घर को जलाया है और फ़ौज की तनसीबात पर और उनकी इमलाक पर हमले करवाए हैं, मियाँ वाली में जिस तरह से उन्होंने अटैक करवाया है, और जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रज़ा बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को, एक कौमी मुजरिम को, फ़ौज के मुजरिम को, अवाम के मुजरिम को, इस मुल्क के मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया है और अपनी अदालत में VIP प्रोटोकॉल देते हुए सिर्फ उसको गले नहीं लगाया, बाकी सब कुछ उन पर वार दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को खुशामदीद कहा, खुशी का इजहार किया, ये जानते हुए भी कि इमरान खान साहब ने आधे मुल्क को जला दिया है और फ़ौज की इमलाक पर हमला किया है और आर्मी इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने की खान साहब ने कोशिश की है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को उस हवाले से प्रोटेक्शन दी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को तमाम मुकदमात में ज़मानत दे दी। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इमरान खान साहब को एक कौमी मुजरिम डिक्लेयर करना चाहिए था, इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं देनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरकरार रखते, उसी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फैसले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इसके पीछे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ये सोच थी कि एक इंस्टीट्यूशन की जग हसाई हो और उनको ये पैगाम दिया जाए कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने उस कौमी मुजरिम को
आज़ाद छोड़ दिया और उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, जिसने जीएचक्यू और आर्मी की तनसीबात और इमलाक पर हमले करवाए, तो अब वहाँ से भी जवाब तो आना था ना। जिस तरह से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को बाइज्जत तरीके से और प्यार से उनको घर जाने दिया और पूरा प्रोटोकॉल दिया कि इनको घर तक छोड़ के आए, लाहौर ज़मान पार्क तक, तो अब वहाँ से पैगाम दिया गया कि अगर आप हमारे घर पर हमला करेंगे तो फिर आपके घर पर भी हम धरना दिलवाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का घर है, एक उनका इदारा है, उनका ऑफिस है, तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुल्क की दीगर मजहबी जमातों को और हुकूमत में शामिल सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा किया जा रहा है और आज वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। और ये धरना बड़ा कैलकुलेटेड धरना होगा और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इस्तीफ़ा नहीं देते। स्ट्रेटजी तो यही लग रही है कि इस धरने के ज़रिए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इस्तीफ़े के लिए मजबूर किया जाएगा और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब रिज़ाइन नहीं कर देते। और इसी हवाले से अताउल्ला तारड़ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी कल ये बयान दिया है कि ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब रिज़ाइन नहीं कर देते। तो ये भी एक पैगाम दिया गया है चीफ जस्टिस साहब को, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने फ़ौज को पैगाम दिया कि जो करना है कर लो, मैं इमरान को प्रोटोकॉल भी दूंगा और मैं इसकी ज़मानतें भी करवाऊंगा। और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़मानतें करवाईं। तो अब उसका जवाब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की सूरत में दिया गया है कि अब आप भी धरना उठाकर दिखाएं। धरने की दूसरी बड़ी वजह 15 मई की समाअत है, जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और उनके दो साथी जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आज करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 14 मई के फैसले पर नज़रसानी करे और पंजाब में इलेक्शन की तारीख को आगे किया जाए, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते थे। खैर अब तो 15 मई हो गई, 14 इलेक्शन को तो हुकूमत ने बिल्कुल पसे पुश्ती डाल दिया और उस पर किसी सूरत अमल दरामद किया ही नहीं उन्होंने। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को बिल्कुल मामू बनाया। और धरना देने का मकसद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को उस एक्ट से रोकना भी है कि कहीं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ना जारी कर दें या कोई और ही काम ना कर दें कि उनको सीधा सीधा नायल ही कर दें। खैर सीधा सीधा वो नायल तो नहीं कर सकते, लेकिन हथौड़ा है चीफ जस्टिस साहब का, वो कहीं पे भी लग सकता है। उनसे क्या बईद है, वो कोई भी फैसला दे सकते हैं, क्योंकि अब आईनो कानून के मुताबिक तो कोई फैसला हो नहीं रहा। 9 मई को जो इमरान खान साहब के जत्थों ने पूरे मुल्क में आग लगाई और जो उनके जत्थे थे उन्होंने आर्मी इमलाक और तनसीबात को आग लगाई, उस हवाले से एक ग्रैंड ऑपरेशन तरतीब दिया गया है और इस हवाले से सिर्फ पंजाब में 3185 लोग हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो तमाम अफराद जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें मर्द भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं और उनकी तस्वीर भी मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। फ़िलहाल इंटरनेट बंद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे 24 घंटे वर्किंग कर रहे हैं और जो इन तमाम फसादात में मुलविस हैं उन तमाम अफराद को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें मुलविस अफराद की एक बड़ी तादाद को अरेस्ट भी किया गया है। इमरान खान साहब के करीबी साथियों को भी अरेस्ट किया गया है, जिनमें सैफुल्ला नियाजी साहब हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है, अगर इसको आप गौर से देखें तो पता चलता है कि इस ऑपरेशन के ज़रिए इमरान खान साहब को कमज़ोर किया जा रहा है। इमरान खान साहब के तमाम करीबी साथियों को उठाया जा रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है और इसके साथ साथ जितने भी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स इस टाइम नज़र आते हैं उनको भी उठा लिया जाता है और इसके अलावा जो इन फसादात में शामिल हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है और जो इन फसादात के सहूलतकार हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है और जो इन फसादात के लिए पैसे लगा रहे थे, पैसे तकसीम कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सैफुल्ला नियाजी साहब हैं। लगता यूँ है कि इस ऑपरेशन के ज़रिए इमरान खान साहब की जो बेस है जिस पर वो ये तमाम कार्रवाइयाँ सर अंजाम देते हैं, जत्थों की जो सियासत वो करते हैं, उस पूरी बेस को ख़त्म किया जा रहा है और फिर उसके बाद जब ये बेस ख़त्म हो जाएगी तो फिर इमरान खान साहब की बारी आएगी।
لیکن ایک بات طے ہے کہ فوج اب عمران خان صاحب کو معاف نہیں کرے گی، قوم معاف نہیں کرے گی، اور جو عمران خان صاحب نے 9 مئی کو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، جو ملک دشمنی دکھائی ہے، اس حوالے سے فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس ایکٹ کے ذریعے اگر فوج میں بھی ان کے لیے کچھ ہمدردیاں تھیں تو وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہیں، کیونکہ فوج کے لیے سب سے پہلے ان کی عزت اور انسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد پھر کوئی سیاست ہے یا کوئی لیڈر ہے۔ اب عمران خان صاحب جو مرضی کہیں کہ وہ ان فسادات میں شامل تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کے رہنماؤں کی آڈیوز ثبوت کے طور پر سامنے آ چکی ہیں۔ اب جو ان دھرنوں کے سہولت کار تھے، اب جب ان کو پولیس اریسٹ کرتی ہے تو کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور کسی کو سانس نہیں آتی۔ فوج پاکستان کا ایک اہم پلر ہے، اگر آپ فوج کو نقصان پہنچائیں گے، اگر آپ فوج کو کمزور کریں گے تو کیا آپ ملک میں خود سیاست کر سکیں گے؟ فوج کو کمزور کرنے سے کیا یہ ملک کمزور نہیں ہوگا؟ جب ملک ہی خدا نخواستہ کمزور ہوگا تو آپ کی سیاست کہاں بچے گی؟ خان صاحب کی پوری پلاننگ تھی اس 9 مئی کے واقعات میں کہ ملک میں کسی نہ کسی طرح خانہ جنگی ہو جائے۔ یہ تو آپ غنیمت جانیں کہ فوج نے انتہائی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے عوام کے اوپر جو آپ کے جتھے تھے، جو ٹائیگر فورس تھی، اس پر فائرنگ نہیں کی، ورنہ ان کے لیے فائرنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان کے لیے مشکل کام یہ تھا کہ وہ آپ کے بندوں کے اوپر فائرنگ نہ کریں، خون خرابہ نہ کریں، اور انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ شہداء کی یادگاروں اور راولپنڈی کینٹ اور لاہور کینٹ میں شہداء کی دیواروں پر لگی ہوئی تصاویر کو بھی جلا دیا گیا۔ دیواروں پر لگی ہوئی ان تصاویر کو جو شہداء کے لواحقین دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، اور ان کے پاس بچا ہی کیا تھا اس کے علاوہ، اپنے بچوں کی لگی ہوئی تصاویر کو آنر سمجھتے تھے۔ آپ نے تو افسوس ان تصاویر کو بھی جلا دیا۔ آپ کہاں سے کوئی ملک کے محب وطن ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ شہداء کی تصاویر کو جلانے کا کیا مقصد تھا؟ شہداء کی تصاویر نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پولیس کو بھی اب مسلح کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پولیس کو لاٹھیاں نہیں دی جائیں گی، بلکہ ان کو گنز دی جائیں گی، ان کو اسلحہ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ ان جتھوں سے نمٹ سکیں، اور پولیس کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے حکومت میں بھی اور اہم ادارے میں بھی کہ پولیس کو مسلح کیا جائے گا اور اسے فل پروٹیکشن دی جائے گی۔ اس کا مقصد پولیس کو پروٹیکشن دینا ہے، اور جو پولیس پچھلے چند سالوں سے ڈی مورلائز ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ایک اور اہم خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کیمپ میں جو چیف صاحب کے منظور نظر ججز ہیں ان میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ایک تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، اور ایک ان کے ساتھی جج ہیں جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ججز اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کیمپ سے دور ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔